students, welcome back again my YouTube channels. And now I am taking control systems, engineering control system. Now some parts we are discussed, and now next part of the mechanical system is discussed today. आज मैं मैकेनिकल सिस्टम का कुछ पार्ट्स डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ पार्ट्स बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स आपको बताए थे। मैकेनिकल में मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड था। ट्रांसलेशनल मीन्स द सिस्टम विच आर मूव्स लीनियरली एंड व्हेन रोटेट्स दैट इज रोटेशनल मोशन। तो इस प्रकार से वो दो पार्ट में डिवाइड था और उसके थ्री एलिमेंट्स बेसिक, ट्रांसलेशनल के तीन एलिमेंट्स मास, टेम्पर और स्प्रिंग। इसी तरह से तो रोटेशनल के भी तीन बेसिक एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, इनर्शिया, मास, टोर्सियोनल डैम्पर एलिमेंट और टोर्सियोनल स्प्रिंग एलिमेंट्स। तो तीनों बिल्कुल सेम है। तीनों का एक साथ फार्मूला मैंने डिराइव करके आपको दिया था, हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज हम रूल्स पढ़ेंगे और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम नोडल मेथड के द्वारा रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो नोडल मेथड है, नोडल मेथड कहते हैं इसको, क्योंकि मैकेनिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को ध्यान रखेंगे तभी आपको जो प्रॉब्लम दी जाएगी उसको आप नोडल में बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट है, 5 पॉइंट्स है इसमें नोडल मेथड में। फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ नोड। नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अथवा मास एलिमेंट, मास एलिमेंट। तो हमारे मैकेनिकल प्रॉब्लम में जितने नंबर ऑफ नोड होंगे वो डिस्प्लेसमेंट या मास एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट, हमें टेक अ एडिशनल नोड, additional node which is called reference node, reference node, reference node। एक एडिशनल नोड लेंगे हम, उसे हम रेफरेंस नोड कहेंगे। ये नंबर ऑफ नोड जो होगा ये प्रिंसिपल नोड होगा आपका, ध्यान रखना। ये जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे ये प्रिंसिपल नोड होंगे, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड। और एक दूसरा नोड लेंगे हम एडिशनल नोड, रेफरेंस नोड। तीसरा मास एलिमेंट और इनर्शिया मास, इनर्शिया मास connected between principal node and reference node। ध्यान रखिए, जो मास या इनर्शिया मास एलिमेंट होगा वो हमेशा रेफरेंस और प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डैम्पर, स्प्रिंग एलिमेंट are connected between either principal node or between principal node
to reference node. Principal node to reference node. Most important point, there are 4 points which are most important points. According to these 4 points, we have transfer the mechanical system in a free body diagram and then solve, take a number of nodes, equations, and either we have to take transfer function of the given equations or force voltage analogy or force current analogy. That means mechanical system are converted in electrical system. How it's converted? There are 4 most important points are keep in mind. Without these 4 points, you cannot write any equations. So these 4 points are most important, and these 4 points keep in mind and write the most important nodal diagram and then write the equations, find what to be asked. Okay, now अब हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल पे, आपसे इसी रूल्स को कैसे हम फॉलो करेंगे इस पॉइंट पे हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से देखें। तो एग्जाम्पल बहुत इजी है, बस आपको कैसे सॉल्व करना है। सो गिवन मैकेनिकल सिस्टम, इस मैकेनिकल सिस्टम जो हमें गिवन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। K1, B1, K2, मास M1, M2। ओके, सो दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम। इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दी जाएंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है x1 होगा, यहां का डिस्प्लेसमेंट x2 होगा। मैं मानता हूं आप या तो यहां फोर्स लगा के खींचें या यहां कहीं फोर्स लगा दें। आप फोर्स लगाने के लिए फ्री हैं। माना कि मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया इस मास ऑफ बॉडी पे। हमेशा जो हम फोर्स लगाएंगे वो किसी मास ऑफ बॉडी पे लगाएंगे। ध्यान रखिए, डैम्पर स्प्रिंग एलिमेंट पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे। हम फोर्स कहां लगाएंगे? मास ऑफ बॉडी। तो आइदर वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस मास M1 और दिस मास M2। तो M1 पे लिखेंगे तो M1 पे वो फोर्स रहेगा, M2 पे फोर्स लगाएंगे तो M2 पे हो जाएगा। उससे ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है। अब इसका हम FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ध्यान रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? वही रूल्स, जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिक रूल पे हम चलते हैं। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मास एलिमेंट। तो नोड कितने हैं, यहाँ कितने नोड हो गए, ये हमें देखना है। मास एलिमेंट 1 2, देयर आर 2 मास एलिमेंट और 2 डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2। तो यहाँ 2 डिस्प्लेसमेंट है, तो हम 2 डिस्प्लेसमेंट 2 नोड के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नोड x1 पॉइंट, दूसरा नोड x2 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा है? टेक एडिशनल नोड विच इज अ रेफरेंस नोड। तो हम एक रेफरेंस नोड लेंगे। थर्ड नोड जिसको कहेंगे रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड, थर्ड नोड हम क्या लेंगे? रेफरेंस नोड। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट, नंबर ऑफ नोड। हाउ टू डिसाइड द हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन द प्रॉब्लम? सो देयर आर 2 नोड्स in this problem and take an additional nodes which is a reference node. Now connection of mass element. Third point, what to be say? Mass element or inertia mass element always connected between principal node to the reference node. Always connected between the principal node and reference node. Mass or inertia mass element always connected between principal node and reference node. So there are mass M1 mass which is connected from x1 node. So this mass element M1 always connected principal node. This is the node which is called principal node. Principal node.
this is the node, principal node, and this is the reference node. M2 connected. There are M2 connected between principal node and reference node in the X2 node. Okay. Now, fourth point, damper element or spring element are either connected between principal node or reference node according to their given position. So, यहाँ पे एक ये रिफरेंस है, ये X1 नोड है. अब आप इस X1 नोड और रेफरेंस को ध्यान रखिए. रेफरेंस हो गया, रेफरेंस और X1 नोड से क्या क्या कनेक्ट है. X1 नोड और रेफरेंस, X1 नोड और रेफरेंस से K1 और B1 कनेक्ट है. ध्यान रखिए, ये रेफरेंस हो गया मींस रेफरेंस नोड, और ये X1 नोड. X1 नोड से क्या कनेक्ट है हमारा, K1 और B1. बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली कनेक्ट कर लें. ये और आप इसको कनेक्ट कर लें B1 को, तो ये हमारा हो गया K1, ये हो गया B1. आप ध्यान देखें, X1 और X2 नोड के बीच में, X1 और X2 नोड के बीच में क्या कनेक्ट है, K2. तो X1 और X2 नोड के बीच में कनेक्ट है K2, यहां पे हम लिख देंगे K. और कुछ है, फोर्स किसमें अप्लाई है, M1 मींस X1 नोड पे, तो यहां से फोर्स आप अप्लाई कर देंगे. फोर्स की डायरेक्शन ये रेफरेंस के अपोजिट में है. रेफरेंस का किधर है, इधर. फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर. ध्यान रखना है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, रेफरेंस, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस के अपोजिट. तो ये रेफरेंस हमने कंसीडर किया, इसके अपोजिट. M2 मास केवल X2 से कनेक्ट है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. ये K2 है X1 और X2 के बीच में. सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम विच इज रिक्वायर्ड. जब तक ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो आप इसका मैकेनिकल का इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे. सो देयर आर 4 important rules. Keep in mind how to make this diagram, free body diagram. तो किस तरह से इसको हम बनाएंगे, ये चीज यदि आप नहीं बना पाएंगे, इस डायग्राम से ये डायग्राम बन गया तो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल नेटवर्क की तरह. किस तरह से हम नेटवर्क सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे. समझ में आया प्यारे बच्चों. तो इस तरह के डायग्राम से हम ये बनाना यदि सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता. आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन एट नोड X1 नोड का इक्वेशन लिखेंगे. ध्यान से देखेंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम B इक्वल टू IR, B इक्वल टू लिखते हैं, इसी तरह यहाँ पे F इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू लिखेंगे. फोर्स F, इस नोड पे फोर्स है कि नहीं है, ये फोर्स है. अब फोर्स के बाद मास एलिमेंट M1 d2 x1 अपॉन dt2. हमारा मैकेनिकल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है. मास के लिए क्या लिखते हैं, M1 d2 x1 अपॉन d2 x अपॉन dt2. तो यहाँ x1 डिस्प्लेसमेंट है, x1 हो जाएगा प्लस. फिर हम डैम्पर स्प्रिंग के लिए, डैम्पर के लिए जहां फ्रिक्शन क्रिएट होता है वहां लिखते हैं B1 dx1 अपॉन dt प्लस K1 x1. सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू M1 d2 x1 अपॉन dt2 प्लस B1 dx1 अपॉन dt प्लस K1 x1. रेफरेंस नोड 0 है. अब एट नोड X2 पे लिखेंगे. ध्यान से देखेंगे, X2 नोड पे कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स है यहां नहीं है. सो 0 इक्वल टू M2 d2 x2 अपॉन dt2 प्लस, एक चीज यहां पे भूल गया है K2 के लिए, प्लस ये K2 जो था हमारा
K2 इंटू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करते हैं, तो दो नोड के बीच में जब हम केवीएल लगाते हैं तो वहां पे I1 माइनस I2 लिख देते हैं, I1 माइनस I2। इसी तरह से यहाँ पे भी x1 माइनस x2, जिस नोड को हमने पहले लिया उस नोड को पॉजिटिव मानेंगे। इसी तरह m2 d2 x2 upon dt2 प्लस, अब यहाँ कोई अलग एलिमेंट नहीं है, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे K2 का, K2 इसको लिखेंगे x2 माइनस x1। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एक बार और समझ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इजी इक्वेशन है। सबसे पहले उस नोट पे, जिस नोट पे हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन, उस पे देखेंगे फोर्स है, फोर्स इक्वल टू m1 किस नोट से कनेक्ट है, d2 x1 upon dt2 प्लस b1 dx1 upon dt प्लस k1 x1, ये हो गए। प्लस इन दोनों नोड के बीच में भी कोई एलिमेंट है, हाँ है, स्प्रिंग एलिमेंट K2 x1 minus x2। so this is the complete equation first, and now at node x2 यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। मास एलिमेंट है m2, किस नोड से कनेक्ट है, x2 dx2 upon dt2 प्लस K2 x2 minus x1। so this is the complete equation। समझ में आया आपको? अब यदि अब आपको डायरेक्ट इससे क्या निकालना है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या फोर्स करंट एनालॉजी, तो डायरेक्ट अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कहिए तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। देखो वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे, वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखते थे, L d2i upon dt2, या डायरेक्ट हम लिख दें इसमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पहले करते हैं। सबसे पहले आप फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के अकॉर्डिंग फोर्स किस में कन्वर्ट होता है, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं और आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। m1 d2 x1 upon dt2 प्लस b1 dx1 upon dt प्लस k1 x1 प्लस k2 x1 माइनस x2, 0 इक्वल टू m2 d2 x2 upon dt2 प्लस K2 x2 माइनस x1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आप इक्वेशन को सॉल्व करें। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, यहाँ दो इक्वेशन बनेंगे, ये पहला है ये दूसरा, तो दोनों का एक एक इक्वेशन बन जाएगा। फोर्स किससे कन्वर्ट होगा, वोल्टेज से। V इक्वल टू मास एलिमेंट इंडक्टर से कन्वर्ट हो जाता है L d2 Q अपॉन dt2 प्लस v1 R1, इसको L1 कर दें, dq1 अपॉन dt प्लस k1 किससे कन्वर्ट होता है, C1 से, 1 अपॉन C1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q1 dt C1 Q1 लिख दे प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन C2, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब आप चाहें तो देखिए, हमने आपको बताया I इक्वल टू dq अपॉन dt, तो Q इक्वल टू यहां से निकाल ले इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, L1, ये हो जाएगा D, यहाँ पे Q1 कर दो, तो di1 अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि ये I1 तो ये Q1, ठीक है। L1 di1 अपॉन dt प्लस R1 dq by dt I1 प्लस 1 अपॉन C1 इंटीग्रेशन ऑफ I1 dt प्लस
1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 इंटू dt। माना कि ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ध्यान रखना। इसी तरह से इसका भी लिख देंगे, 0 इक्वल टू कोई वोल्टेज नहीं होगा, ये L2 di2 अपॉन dt प्लस 1/C2 इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1 इंटू dt। ध्यान रखिए, ये हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा था, ये और ये कंपैरिजन आप करिए। वोल्टेज का इक्वेशन हमने क्या लिखा था आपको याद होगा, LDQ d2q अपॉन dt2 प्लस RDQ अपॉन dt प्लस 1/C ये लिखा था, याद देखिए। एनालॉजी जो मैंने डिस्कस किया था उसको देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो किस प्रकार से दो इक्वेशन तो दो मैकेनिकल इक्वेशन से दो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन आ गए हैं। मैकेनिकल इक्वेशन से इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस वोल्टेज के। अब ध्यान से देखना, हमें इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई डाउट? अब मैं बनाने जा रहा हूं क्या, इलेक्ट्रिकल डायग्राम। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में सबसे पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में वोल्टेज इक्वेशन में केवीएल इक्वेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ केवीएल विच डिपेंड्स ऑन द करंट इक्वेशन। कितनी करंट है इसमें, I1 और I2। दो करंट मतलब दो लूप होंगे, दो करंट मतलब दो लूप होंगे। एक में वोल्टेज सोर्स हो गया। अब वोल्टेज सोर्स सबसे पहले मैंने कनेक्ट किया, पहला लूप जिसमें I1 करंट फ्लो रही है, देख लीजिए क्या क्या इंडक्टर है सबसे पहले और रेजिस्टेंस भी है। तो R कनेक्ट कर लो, R कनेक्ट कर लो, इंडक्टर कनेक्ट कर लो, I1 और इसमें I1 कैपेसिटर भी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड जिसमें, और ये दोनों नोड के बीच में है, दोनों नोड के बीच में क्या है, C2 कैपेसिटर C2। दूसरा नोड L2 जिसमें केवल I2 करंट जा रही है, इसमें केवल L2 है। L2 आपने कनेक्ट कर दिया, चाहे यहाँ पे बना दो L2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब दूसरे नोड के बीच में क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर C2। ये कैपेसिटर C2 आपने बना दिया, यहाँ पे वोल्टेज, इस लूप में करंट I1, इस लूप में करंट I2। अब ये इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो केवीएल इक्वेशन लगा के इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया आपका, इलेक्ट्रिकल डायग्राम। किसी कोई डाउट है इसमें? तो वोल्टेज R1 L1, करंट I1 किस किस में है, L1 में I1 है, R1 में C1 में, ये तीनों पहले कनेक्ट कर लिया। और जो C2 कैपेसिटर है वो दोनों के बीच में लगाया। कैसे पता चला, जिनमें I1 माइनस I2 I2 माइनस I1 रहेगा उससे क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है आपको? तो इस तरह से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से हम फोर्स करंट एनालॉजी लिखते हैं। फोर्स करंट एनालॉजी, तो फोर्स किससे कन्वर्ट हो जाता है, करंट से डायरेक्ट। और मास C1 d2 phi1 अपॉन dt2 प्लस 1/r1 ये हो जाएगा d phi1 अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा L1 1 अपॉन L1 phi1 प्लस 1 अपॉन L2 phi1 माइनस phi2। इक्वेशन हमारा करंट एनालॉजी का देखेंगे आप। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि V इक्वल टू होता है d phi अपॉन dt, तो phi इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यदि यहाँ v1 तो यहाँ phi1, ये कन्वर्ट कर देंगे, ये कितना चेंज हो जाएगा, I इक्वल टू C1 dv1 अपॉन dt प्लस 1/r1 v1 प्लस 1/L1 इंटीग्रेशन ऑफ v1 dt प्लस 1/L2 इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2। तो करंट एनालॉजी में नोडल इक्वेशन लगेगा, इसमें मेश लगेगा, ध्यान रखना। ये फिफ्थ इक्वेशन है मान लीजिए, और दूसरे से बनेगा 0,
यहां से हो जाएगा C2 dV2 अपॉन dt प्लस 1 अपॉन L2 इंटीग्रेशन ऑफ V2 माइनस V1 इंटू dt। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते थे बिल्कुल हूबहू ये है। अब ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ठीक है ना, वोल्टेज डायग्राम, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डायग्राम पे है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का। अब करंट एनालॉजी का डायग्राम हमें बनाना है इन दोनों का। देखिए नोडल, करंट एनालॉजी नोडल से देखेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ वोल्टेज इक्वेशन V1 एंड V2, देयर आर टू नोड्स। तो सबसे पहले दो नोड कंसीडर कर लें, V1 एंड V2। अब I1 सबसे पहले V1 नोड से कनेक्ट है, तो I1 को कनेक्ट कर लो भाई। ये I1 मैंने कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखें। फिर C1 लगा है फर्स्ट नोड से, तो ये पैरेलल में लगते हैं। C1 लगा है, R1 भी लगा है, R1 भी लगा दो। और क्या लगा है, L1 भी लगा, इंडक्टर भी लगा है, ये इंडक्टर लगा दिया। कोई डाउट आपको? फिर ये जो है L2 जो है दोनों नोड के बीच में है, यहां से और यहां से क्लियर हो रहा है, तो दोनों नोड के बीच में इंडक्टर L2 लगा दो। और दूसरे नोड से एक कैपेसिटर लगा दो C2। बस ये बन गया आपका, क्या बन गया, फोर्स करंट एनालॉजी का इलेक्ट्रिकल डायग्राम। तो फोर्स करंट एनालॉजी का इलेक्ट्रिकल डायग्राम, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, तो इसमें नोडल लगता है, उसमें मेश लगता है। तो वोल्टेज एनालॉजी में KVL, इसमें KCL, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं। तो कितने एलिमेंट्स कौन कौन से कनेक्ट है V1 से, एक V1 V1 V1, ये तीनों कनेक्ट है, V1 से कनेक्ट कर दिया। और ये करंट, इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको आप ट्राई करिए। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन तो और कहिए तो मैं करवा दूं। जितना सिंपल कहा जाए बहुत सिंपल है ये, तो आप इनको ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इतने सिंपल है कि आपसे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो भी हैं हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप रूल्स पढ़िए और क्वेश्चन कोई भी है वो सब बन जाएंगे। तो कहिए तो एक उसका करवा दें, रोटेशनल सिस्टम का। इसमें और ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड किया जाता है। क्या फाइंड किया जाता है, ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में। तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है, ध्यान रखिए। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो किन चीजों पे डिपेंड करता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो हमारी दो चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। इनपुट क्या होता है, फोर्स या टार्क। तो आउटपुट अपॉन इनपुट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स का रेशियो। और डिस्प्लेसमेंट कहिए तो इसका लाप्लास भी हम निकाल सकते हैं। तो लाप्लास आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, लाप्लास आप सिंपल निकाल लीजिए या तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है।